सबसे पहला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द टर्म स्त्री धन। स्त्री धन का मतलब क्या होता है? कोई भी महिला शादी के समय पर जो भी पैसा, गहना, सामान, जो भी कुछ भी मूवेबल इमूवेबल जो भी लेके आती है उसको बोला जाता है स्त्री धन। ठीक है, देखिए, स्त्री धन मीनिंग women's property in Sanskrit refers to all the property a woman possesses, including gifts, money, and other possessions received before, during, or after her marriage, or even during her widowhood. ठीक है, इसका संस्कृत में होता है स्त्री प्लस धन। ठीक है, तो स्त्री का जो भी धन होगा वो स्त्री धन कहलाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताया कि कोई भी महिला शादी के बाद, शादी से पहले जो भी गिफ्ट रिसीव करती है मनी के टर्म में या कुछ भी मूवेबल इमूवेबल के तौर पर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्त्री धन। नेक्स्ट है आपका डिफाइन शेल्टर होम। शेल्टर होम का मतलब क्या होता है? शेल्टर होम एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो एक टेम्पररी अरेंजमेंट करता है किसके लिए? होमलेस पीपल के लिए, चाहे वो विमेन हो, चिल्ड्रन हो, ठीक है, उसको बोला जाता है शेल्टर होम। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शेल्टर होम खुद से भी बनाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर बनाया गया है तो उसको रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, कि भाई हाँ आप जो है शेल्टर होम का काम कर सकते हो। ठीक है, तो शेल्टर होम बेसिकली जो है बच्चे, जो आप लोगों का शेल्टर होम क्यों पढ़ने के लिए है? क्योंकि आप लोगों का ये चिल्ड्रन भी है आपके लॉ में, लॉ रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रन, बराबर। तो चिल्ड्रन के परिप्रेक्ष्य में ये आपका शेल्टर होम है। तो शेल्टर होम जो होता है ना, होमलेस पीपल जो होते हैं वो खास करके बच्चे जो आवारा होते हैं या जो रास्ते पे मिलते हैं या जिसने कोई छोटा मोटा जो है वो किसी का चोरी कर लिया तो उसको क्या है सुधार गृह में ला के रखते हैं कि भाई इसको फिलहाल कुछ दिन के लिए रखा जाए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को है जो वहां पे रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डावर और मेहर। डावर और मेहर क्या होता है? तो देखिए, डावर इज नोन एज मेहर। ठीक है, मेहर इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी गिवन बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ, ठीक है, अपॉन मैरिज, सर्विंग एज अ फाइनेंशियल गिफ्ट एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वाइफ्स डिग्निटी। It's considered a legal right of the wife and a mandatory obligation on the husband. Dower is meant to provide financial security for the wife, especially in cases of divorce and the husband's death. ठीक है, तो डावर क्या होता है? शादी के टाइम पर पति के द्वारा दिया गया एक कंसिडरेशन अमाउंट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर महिला का अधिकार होता है। वो अमाउंट जो है महिला के नाम से पति जमा कर देता है। पति अब महिला को जब चाहिए वो डाउरी, वो जो है वो डावर वो महिला अपने पति से मांग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेंसिटिव मैटर हो, ठीक है, जिसका पब्लिक प्लेस में कोर्ट जो है फैसला नहीं सुना सकता या गवाही नहीं ले सकता। ऐसे मामले में कोर्ट क्या करता है, हर पब्लिक को, जो भी कोर्ट में पब्लिक बैठा हुआ होता है जिसका दूसरे का मैटर हो, वो सबको निकाल के सिर्फ उस इंडिविजुअल बंदे को रखा जाता है जिसका इस केस से मैटर संलग्नता हो। ठीक है, और तब जो है कोर्ट उसको डोर वोर बंद करवा के उनका प्राइवेट प्रोसीडिंग कराते हैं। जैसे खास करके ऐसे मामले जैसे रेप के हों, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस के हों, ठीक है, या गैंग रेप के हों, तो ऐसे सेक्सुअल अब्यूज वाले जो मामले होते हैं, ऐसे मामले में कोर्ट जो है उस महिला की डिग्निटी को कोई हार्म ना हो, इसीलिए वो जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग कराते हैं। ठीक है, इन कैमरा का मतलब है कि प्राइवेट में होता है। सारे कोर्ट के जितने भी दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, जो भी लोग होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी कोर्ट गए होंगे उनको पता होगा रेप के मामले में ऐसे ही किया जाता है जब गवाही होती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है डिफाइंड डेलिक्वेंट चाइल्ड। डेलिक्वेंट चाइल्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जो 18 साल से कम का हो और उसने कोई छोटे मोटे अपराध किए हो, ठीक है, तो उसको डेलिक्वेंट चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रोटेक्टिव होम। ए प्रोटेक्टिव होम इज एन इंस्टीट्यूशन बाय एनी नेम established or licensed under the Immoral Traffic Act
where individual needing care and protection can be kept. ठीक है, these homes are designated to offer shelter and support to those in need, often including women and girls rescued from situation like trafficking and exploitation. तो आपको पता है कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट जो है वो इमोरल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ट्रैफिकिंग क्यों होता है महिलाओं का? प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या उसको कहीं पे बेचने के लिए, या उसका सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो उसको रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब मान के चलो इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत किसी बंदे को पकड़ा गया कि इसने ट्रैफिकिंग करी है महिलाओं को। ठीक है, और 2-4 महिलाएं भी पकड़ी गई, तो अब उस महिला को कहाँ ले जाया जाएगा? तो उस महिला के लिए प्रोटेक्टिव होम बनाया गया है, जहां पे उस महिलाओं को जो है खाना पीना रहने का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक वो महिला जो है अपने मतलब खुद में खुद सुधार लेके आए, या सरकार उसको जब तक वेल सेटल ना कर दे तब तक वो प्रोटेक्टिव होम में रहती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल अब्यूज्ड जो महिलाएं होती है जिसको रेस्क्यू करके लाया जाता है, उसको टेम्पररी पीरियड के लिए प्रोटेक्टिव होम में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट क्या है? तो आपको मैं बता दूं, कोर्ट जो है 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा होता है सिविल कोर्ट, तीसरा होता है फैमिली कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल मैटर चलते हैं, सिविल कोर्ट में सिविल मैटर चलते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और फैमिली कोर्ट में फैमिली मैटर चलते हैं। ठीक है, फैमिली मैटर कैसा होगा? शादी से जुड़ा कोई ये है, डाइवोर्स लेना है, ठीक है, मेंटेनेंस क्लेम करना है, एलिमनी लेना है, तो इस सब के लिए आप किस में जाओगे? इस सब के लिए जो है आप फैमिली कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट जो है इसी सब के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया? तो पहले क्या होता था, ये हर मैटर के लिए एक ही कोर्ट जाओ, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो फैमिली मैटर का डिस्प्यूट जो है बढ़ रहा था और कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब सिविल कोर्ट कैसे फैमिली कोर्ट को सुलझाते रहेगा? तो इसीलिए फैमिली कोर्ट का गठन किया गया बाद में, कि ताकि वो जो फैमिली कोर्ट हो वो सिर्फ डाइवोर्स, शादी, बच्चे की कस्टडी या डोमेस्टिक वायलेंस, इस सब मामले को सिर्फ वो सुने। ठीक है, ताकि उनका जो है केस फटाफट निपटे। नहीं तो एक ही कोर्ट हर मैटर देखेगा तो फिर किसी को चाइल्ड कस्टडी चाहिए तो साल भर लग जाएगा। बराबर, तो फैमिली कोर्ट इसीलिए स्टैब्लिश किए गए। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड डाउरी। डाउरी का मतलब क्या है? कि शादी के टाइम पे जो दूल्हा होता है वो दुल्हन पक्ष से कुछ अमाउंट डिमांड करता है। ठीक है, वो जो डिमांड होता है वो डाउरी कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब यही ये यहाँ पे दिया हुआ है वाइसे वर्षा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डिमांड लड़की वाला भी करता है ना लड़के वाले से, तो भी वो डाउरी ही होगा। ठीक है, ये है। तो ये जो किसी भी तरीके से वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी अगर आप डिमांड करते हो या लेने देने के लिए जो है आप एग्री करते हो, तो ये जो है डाउरी के अंडर फॉल होता है, और डाउरी जो है पनिशेबल ऑफेंस है अंडर BNS। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइंड बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब क्या है? कि आपने लॉफुली एक शादी कर रखा है और वापस उस शादी को बिना तोड़े आपने दूसरी शादी कर ली, तो ये क्या है? ये बाइगेमी है। ठीक है, और ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर BNS। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड एलिमनी। एलिमनी क्या है? एलिमनी एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हस्बैंड के ऊपर होता है। वो किसको दिया जाता है? अपनी स्पाउस को दिया जाता है। कब दिया जाता है? डाइवोर्स के टाइम पर। ठीक है, तो ये जो है एक रेगुलर अमाउंट बोला जाता है इसको, जो कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर जो है पे किया जाता है विमेन को। कब? जब डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है एलिमनी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब है कि एक महिला एक मर्द जो है बहुत सारी वाइफ रख सकता है, तो उसको बोला जाता है पोलीगैमी। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ पोलीगैमी अंडर विच वन मेल इज मैरिड टू मल्टीपल वाइफ्स। ठीक है, एक मर्द जो है 4-5 महिला से शादी करता है। मैं बाइगेमी जो है, बाइगेमी
बाइगेमी कोई भी कर सकता है। नहीं नहीं, बाइगेमी का मतलब है कि आप लीगली मैरिड हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है, वो बाइगेमी है। इररेस्पेक्टिव ऑफ मर्द और औरत, कहाँ लिखा है बाइगेमी में मर्द और औरत? कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर देन ही कैन नॉट मैरी अनदर, ठीक है, ये बाइगेमी होता है। पोलीगैमी का मतलब है कि एक मर्द जब 4-5 वाइफ रखता है तो उसको बोला जाता है पोलीगैमी। ये खास करके ये मोहम्मडन लॉ में पोलीगैमी चलता है। समझ में आया? हेलो। बाइगेमी देखो, बाइगेमी क्लियर है कि बाइगेमी बोलता है कि अगर आप लीगली शादीशुदा हो, चाहे आप मर्द हो या औरत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डाइवोर्स नहीं लिया और आपने दूसरी शादी कर ली तो ये बाइगेमी है। चाहे वो मर्द करे तो भी पनिशेबल है, चाहे वो औरत करे तो भी पनिशेबल है, ठीक है। दूसरी तरफ पोलीगैमी जो है वो बोलता है कि सीधा लिखा है वन मेल इज मैरिड विद मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। तो ये तो खास करके मोहम्मडन लॉ में ही होता है कि एक मर्द जो है 4 शादी करता है, तो वो पोलीगामी उधर ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज निकाह। निकाह जो है एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है यूनियन ऑफ सेक्सेस, ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज। मैरिज हैज बीन डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ये होता है निकाह, ठीक है। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है डिफाइंड फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है वो जो वो क्या गांव घर में बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी वो कर देते हैं ना, मतलब हमारे इधर हिंदी में उसको बोलते हैं बच्चा गिरा देना, ऐसा। अब इसको क्या बोलते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं इंग्लिश में, अबॉर्शन करा लेना। अबॉर्शन, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, अभी याद आया। तो ये है फीमेल फोर्टिसाइड, वही है फीमेल फोर्टिसाइड इज द अबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फोइटस, ठीक है। ये यूपी बिहार में ज्यादा होता है। हमारे इधर जब एक बेटी हुआ, ठीक है, लक्ष्मी हुआ, ठीक है, पहली बार, दूसरी हुआ, फिर लक्ष्मी मानेगा, तीसरा हुआ, फिर सदमे में, अब कहाँ से इसकी शादी कराएंगे, कहाँ से दहेज लाएंगे, चौथा हुआ, फिर लड़की है गिरा दो, पांचवा हुआ अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे लड़की है गिरा दो, ऐसा होता है। तो यूपी बिहार में अभी भी कहीं कहीं होता है ये कि उन पहले लड़कियों का जेंडर देखते हैं पेट में ही, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करके, अगर वो लड़की है तो उसको जो है अबॉर्शन करा लेते हैं। तो यही है फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तलाक, डिफाइन तलाक हसन। देखिए तलाक जो है मोहम्मदन लॉ में 2 टाइप का होता है, एक होता है तलाक हसन, एक होता है तलाक बिद्दत, ठीक है। अभी हम तलाक हसन पढ़ रहे हैं। तलाक हसन इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इन इस्लामिक लॉ वेयर अ हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक, ठीक है, 3 times, each pronouncement separated by a period of at least 1 menstrual cycle. It's a valid method of divorce recognized in many Islamic legal traditions. Unlike triple talaq, talaq hasan allows for a period of reflection and potential reconciliation between each प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। तो तलाक हसन जो है ना वो वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंस्टेंट तलाक नहीं है ये, तलाक 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 और खत्म नहीं, इसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार जो है तलाक बोला जाता है, और जैसे ही 3 बार होगा वो शादी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये है तलाक हसन, वो सही तलाक है। तलाक बिद्दत बोलता है तलाकुल बिद्दत ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ट्रिपल तलाक is a form of divorce in Islam considered disapproved and irrevocable. It involves a husband pronouncement the talaq divorce 3 times in a single session. ठीक है, इसी को बैन कर दिया था मोदी गवर्नमेंट ने सायरा बानो के केस से, ठीक है। सायरा बानो के केस आपको पता होगा जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था, वो था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसी को बोला जाता था तलाकुल बिद्दत, ठीक है, ऐसा। तो ये एक ही सेशन में 3 बार बोल देते थे, तो तलाक बिद्दत ये बैड फॉर्म ऑफ तलाक था जिसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड वुमेन्स स्टेट।
In Hindu law, a woman's estate refer to property where a woman has a limited ownership interest. ठीक है meaning she can use and enjoy it but cannot alienate or sell it without restriction. ठीक है, तो उसको women's estate बोला जाता है. This concept was prevalent before Hindu Succession Act 1956, primarily affecting properties inherited or received through मैरिज. ठीक है, अब शादी के थ्रू कोई जमीन मिला तो होता है ना, पति का भी उसमें नाम रहता है, तो वो विमेन्स स्टेट ही कहलाएगा, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है कि अगर आपको उसको सेल वगैरह करना है तो पति का परमिशन लगेगा. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डाउरी डेथ. तो डाउरी डेथ के लिए क्या क्या पनिशमेंट है? Whoever commit dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. सेक्शन 80 में डिफाइन किया गया है डाउरी डेथ और उसमें पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है. नेक्स्ट है डिफाइन खुला एंड मुबरत. क्या है ये? इन मुस्लिम लॉ खुला refers to a divorce initiated by the wife, often involving the wife providing compensation to the husband such as returning the meher. ठीक है, ये जो खुला है, खुला एक डाइवोर्स का फॉर्म है. उसमें क्या होता है, महिला अपने स्वेच्छा से डाइवोर्स देती है पति को और कंडीशन उसमें यह रहता है कि हस्बैंड ने जो भी उसको मेहर का अमाउंट दिया होगा वो उसको कैंसिल वापस दे देगी. ठीक है. दूसरा है मुबरत. On the other hand, is a divorce for mutual consent, where both the husband and wife agree to dissolve the marriage. Mubrat is a mutual divorce where both parties agree to end the marriage. ठीक है. खुला क्या है? वो सिर्फ पत्नी ही दे सकती है, उसके लिए ही है वो. ठीक है, उसमें कंडीशन ये है कि उसको जो पति मेहर वगैरह दिया रहेगा वो उसको वापस करना होगा. और दूसरा है मुबरत. मुबरत का मतलब है कि भाई दोनों पति पत्नी अपनी सहमति से अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं, तो वो होता है मुबरत. ठीक है. नेक्स्ट है डिफाइन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इमोरल ट्रैफिक एक्ट. देखिए, आपको चाइल्ड जो है दो एक्ट से पूछा जा सकता है. एक पूछा जा सकता है चाइल्ड अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट और एक पूछा जा सकता है चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इमोरल ट्रैफिक एक्ट. तो इमोरल ट्रैफिक एक्ट बोलता है कि कोई भी चाइल्ड जो 16 साल से नीचे का है वो चाइल्ड होगा. ठीक है, किसके जरिए? इमोरल ट्रैफिक एक्ट के जरिए. ठीक है. जबकि जेजे एक्ट में जब आप जाएंगे तो जेजे एक्ट बोलता है कि कोई भी बच्चा अगर 18 साल से कम का है तब वो चाइल्ड है. ठीक है, तो दोनों में थोड़ा फर्क है, ये याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टेट द ऑर्डर विच कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट ए जुवेनाइल. जुवेनाइल का मत, हाँ बोलिए ना. हाँ, लेकिन उसका पूछा नहीं गया है एक भी बार. आप देखो ना, मैंने 12 साल का लिया है, कहीं पूछा नहीं है. ठीक है, अगर उसमें पूछेगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा. सही बात है. लड़के का जो है 18 साल और लड़की का जो है, लड़के का 21 और लड़की का 18. ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं स्टेट दी ऑर्डर विच कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ जुवेनाइल. एक बच्चा है जिसने कोई अपराध किया जेजे एक्ट में. ठीक है, तो उसको हम कौन कौन सा जो सजा जो है वो नहीं दे सकते. तो हम उसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते. ठीक है, सबसे पहली बात. ठीक है, और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो है सेक्स चैप्टर 8 में जब हम पढ़ेंगे तो उसको कोई बड़े आदमी के साथ हम नहीं रख सकते. ठीक है, जैसे कोई बच्चे ने अपराध किया तो हम उसको बड़े आदमी के साथ न रख सकते हैं, न उसका ट्रायल बड़ों के साथ हो सकता है. ठीक है, तो ये सब ऑर्डर जो है कोर्ट पास नहीं कर सकता कभी भी. तो खास करके याद रखना कि किसी भी बच्चे को जो जुवेनाइल है उसके लिए डेथ सेंटेंस का जो है प्रोविजन नहीं है. ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी डेथ सेंटेंस का ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता. ठीक है, और उसके लिए ये भी प्रोविजन है कि उसको किसी भी बड़े आदमी के साथ जो नॉन जुवेनाइल है उसके साथ उसको नहीं रखा जाएगा और उसको जो है उसके साथ ट्रायल भी नहीं किया जाएगा. ठीक है, जुवेनाइल का. जुवेनाइल मतलब जो 18 साल से नीचे का है. स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन का दो फंक्शन पूछा जा रहा है. तो ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर सकता है? तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ.
ठीक है। और दूसरा उसका फंक्शन है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है तो उसमें जो है वो अपना सजेशन दे सकता है, ये दूसरा फंक्शन है। और तीसरा ये है कि वो जो है रिसर्च और प्रोमोट करेंगे अवेयरनेस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट, ये उनका तीसरा फंक्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड, कब कोई हिंदू महिला बच्चे को गोद ले सकती है? ठीक है। ए मैरिड हिंदू वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विद हर हस्बैंड कंसेंट। ठीक है। और इफ हर हस्बैंड हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय अ कोर्ट, without these exception a Hindu married woman cannot legally adopt a child on her own but can consent to her husband's adoption of a child। ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई भी महिला जो है जो शादीशुदा है वो अपने बच्चे को जो है गोद लेना चाहेगी किसी बच्चे को, तो हस्बैंड के कंसेंट के आधार पर ले सकती है। ठीक है। अगर उसका हस्बैंड जो है वो हिंदू था, वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो अब तो कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर उसका पति जो है संन्यास ले लिया है, ठीक है, या उसका पति जो है पाप है, ठीक है, या कोर्ट ने उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में एक्सेप्शन हो जाएगा, फिर वो महिला अडॉप्ट ले पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लॉ में जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टी, ठीक है, तो इनके मैरिज के लिए भी वैलिड होगा कि भाई पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कंसेंट क्या होना जरूरी है, और कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी इंड्यूसमेंट में, कोअर्सन में, थ्रेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो वैलिड मैरिज के लिए भी फ्री कंसेंट की जरूरत है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वैलिड मैरिज के लिए भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 टाइम बोलते हैं ना, तो वो प्रपोजल दे रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस दे रही है। ठीक है। इसके बाद जो है कंसिडरेशन होना चाहिए, भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता ही है ना, तो कंसिडरेशन एज अ होना चाहिए। और लास्ट है 2 मेल और 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस होना चाहिए। ठीक है। 2 मर्द विटनेस होना चाहिए। अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 विटनेस का होना जरूरी है। ठीक है। तब जो है मैरिज जो है मुस्लिम लॉ में वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ब्रोदल अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो ब्रोदल का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूशन होम, जहां पे वेश्यावृत्ति चलता है ना, उसको बोला जाता है ब्रोदल। ठीक है। सेक्शन 2 डिफाइंस अ ब्रोदल एज एनी प्लेस यूज्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज्ड फॉर अ गेन ऑफ अनदर पर्सन और फॉर द म्यूचुअल गेन ऑफ द 2 और मोर प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है। तो जो भी वेश्याखाना में जो धंधा करते हैं उसको बोला जाता है ब्रोदल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ग्लोरिफिकेशन एंड बिल्डिंग अ टेम्पल ऑफ सती एज पर द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। ठीक है। तो ये बोलता है कि जैसे कोई सती प्रथा था पहले, तो उस टाइम पे ना लोग ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है, कि फलाने की बेटी ना शादी हुआ था, पति मर गया तो वो सती हो गई, देखो कितना महान काम किया है, मतलब पति मर गई तो वो खुद भी मर गई। तो आप इस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के समाज में नहीं दिखा सकते, उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरीके को भी पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई पनिशमेंट क्या है इसका, तो इसका पनिशमेंट है फॉर्म ऑफ ग्लोरिफिकेशन एंड पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। ठीक है। तो 1 साल से 7 साल तक का सजा हो सकता है अगर आपने सती प्रथा को बढ़ा चढ़ा के समाज में दिखाया तो। ठीक है। और फाइन भी अलग से लगाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी एज पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। तो ये बोलता है कि पेनल्टी क्या है उसके ऊपर,
तो अंडर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, गिविंग और टेकिंग डाउरी और अबेटिंग सच एक्ट is punishable by imprisonment at least 5 years along with the fine of ₹50,000, ठीक है, और the value of dowry whichever is more। तो लेना और देना जो है डाउरी दोनों दंडनीय अपराध है। 5 साल तक का जेल आपको हो सकता है और 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर डाउरी का अमाउंट ज्यादा है तो आपको डाउरी के अमाउंट के बराबर जो है फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड मेंटेनेंस अंडर BNSS। तो BNSS के अंदर जो है सेक्शन मैंने 144 ही रखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मेंटेनेंस रेफर टू द फाइनेंशियल सपोर्ट अ पर्सन प्रोवाइड फॉर देयर वाइफ, चिल्ड्रेन और पेरेंट हु आर अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्फ। दिस इज गवर्न बाय दी सेक्शन 144। ये BNSS का ही है, ठीक है, क्योंकि CRPC में 125 में था। This section govern 144 which mandates that individual with sufficient means must maintain their dependents, ठीक है। तो ये बोलता है मेंटेनेंस का आपका 144 कि कोई भी बंदा जो खुद को मेंटेन नहीं कर पाता है, चाहे वो वाइफ हो या चिल्ड्रेन हो या ओल्ड एज पेरेंट हो, ठीक है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है ये उनकी ड्यूटी है कि वो उनको मेंटेन करे, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज D of the Constitution of India which falls under part 4 on DPSP mandates that the state strive to secure equal pay for equal work for both men and women, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ DPSP। इसका मतलब है कि ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो कोशिश करेगा कि सभी को इक्वल राइट टू इक्वल पे मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम एनी टू काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का जो है 2 टाइप बताइए। तो देखिए फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस है। फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है? आपने अपनी बीवी को चमाट मार दिया या आपके ससुर ने बहू को थप्पड़ मार दिया, बराबर। सेक्सुअल अब्यूज कैसे? मतलब आपने उसको, वो नहीं चाहती है, शादीशुदा है फिर भी वो नहीं चाहती है कि आप उनको नहाते समय देखे, या उनका ससुर जो है वो नहा रही है तो उसको देखना चाह रहा है, कुछ भी ऐसा, तो सेक्सुअल अब्यूज भी आप नहीं कर सकते हैं, इमोशनल अब्यूज नहीं कर सकते, फाइनेंशियल अब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब अब्यूज जो है एक टाइप्स है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। लास्ट है आपका डिफाइन जुवेनाइल अंडर JJ एक्ट। तो जो भी बच्चा 18 साल से नीचे का है वो जुवेनाइल है अंडर JJ एक्ट, ठीक है। लास्ट है आपका डिफाइन कोडिसिल या व्हाट इज कोडिसिल। तो कोडिसिल क्या है? कोडिसिल एक डॉक्यूमेंट होता है, मान के चलो आपने कोई बिल बनाया, ठीक है। अब बिल में कुछ आपको चेंजेस करना है, ठीक है। तो एक बार जब बिल बन जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता, ठीक है। तो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो चेंजेस भी आप नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको उसमें कोडिसिल लगाना होता है। कोडिसिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको किसी भी बिल को अमेंड या चेंज करने का पूरा पावर देता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान के चलो आपने कोर्ट ऑफ लॉ में कोई डॉक्यूमेंट दी है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है वो कोर्ट कैसे समझेगा? तो आप कोर्ट में उसके लिए क्या देते हो? एफिडेविट देते हो ना। तो एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट को सही है ऐसा मान के हुए कोर्ट को बताता है, ठीक है। तो वैसे ही ये एक कोडिसिल जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके विल को चेंज करके अमेंड करके वो साथ में अटैच करके रख लेता है कि भाई मैं कोडिसिल हूँ, इसमें जो भी चेंज हुआ है मैं अपने तरफ से उसको सही मानता हूँ, ठीक है। तो कोडिसिल एक तरीके का एफिडेविट का काम करता है कि आपने जो भी चेंजेस किया है वो लॉफुली सही है।